Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is programmed cell death apoptosis part 2. ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको प्रोग्राम सेल डेथ पढ़ा रही हूँ और मैं ऑलरेडी पार्ट 1 करवा चुकी हूँ जहाँ पर मैंने बेसिक्स पढ़ाया है प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में, अपॉप्टोसिस के बारे में. ठीक है, और आज है इसका पार्ट 2. तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, दैट्स वाई आप लोग पार्ट 2 पे स्विच कर रहे होंगे. ये टॉपिक है यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग है. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं. मैंने आपके दिमाग में अभी तक इतना कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि क्या प्रोग्राम सेल डेथ है, क्या अपॉप्टोसिस है और क्या नेक्रोसिस है. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक, अगर मैं एज अ समरी आपको बताऊं तो प्रोग्राम सेल डेथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है वो क्या होता है कि जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में बन रही हैं, जिस टाइम पे वो बन रही हैं उसी टाइम पे सबके अंदर प्रोग्रामिंग सेट कर दी जाती है कि उन्हें इतने टाइम तक जीना है. ठीक है, तो हर सेल्स के अंदर प्रोग्रामिंग होती है. जैसे RBCs जो हैं आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके 120 ऑन एन एवरेज 120 डेज जीती हैं. ठीक है, तो जब तक वो जी रही हैं तब तक ठीक है, और जब उनका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक उनके अंदर प्रोग्रामिंग सेट रहती है, ऑटोमेटिक उनका प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है वो हो जाता है. ठीक है, अब जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो जनरली कौन सा पाथवे लेती है? अपॉप्टोसिस वाला पाथवे लेती है सेल डेथ के लिए. तो जनरली मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है वो किसके थ्रू होता है? अपॉप्टोटिक पाथवेज के थ्रू होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस मैंने आपको बताया था इट इज़ एन एक्सीडेंटल डेथ. जैसे आपके हाथ पे कट लग गया, ठीक है, अचानक से कट लग गया, वहाँ पे जो स्किन सेल्स थी वो डेड हो गई, ब्लड था, ब्लड निकल रहा था, वो जो है ब्लड आपका ब्लड सेल्स डेड हो गई. ठीक है, वो एक्सीडेंटल डेथ हो गई. ठीक है, यानी उनमें कोई प्रोग्रामिंग तो थी लेकिन उस टाइम पे उनको नहीं मरना था, लेकिन ड्यू टू एक्सीडेंट वो जो है वहाँ पर आपका हाथ से खून निकलने लग गया तो वहाँ पर सेल की डेथ हो गई. तो ऐसे डेथ को हम बोलते हैं नेक्रोसिस, दैट इज़ एक्सीडेंटल डेथ. तो आई होप इतने सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में अभी तक क्लियर हो चुके होंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ कैस्पेसिस. कैस्पेसिस क्या होते हैं? द इफेक्टर प्रोटीएजेस. कैस्पेसिस को अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ कैस्पेसिस क्या होते हैं तो ये होते हैं प्रोटीएजेस. प्रोटीएजेस का मतलब क्या होता है? जो प्रोटीन को डिग्रेडिंग एंजाइम, जो प्रोटीन को खाने वाले एंजाइम होते हैं उन्हें हम प्रोटीएजेस बोलते हैं. तो कैस्पेजेस भी क्या है? प्रोटीएजेस हैं. ठीक है, ये ऐसे एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन को खाते हैं. ठीक है, आर सो नेम्ड बिकॉज दे कंटेन अ की सिस्टीन रेसिड्यू. इनके पास में एक सिस्टीन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है इनके कैटालिटिक साइट में, एंड सेलेक्टिवली क्लीव प्रोटीन साइट जस्ट एट C टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट रेसिड्यू. ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लो जो इफेक्टर प्रोटीज, जो प्रोटीज होते हैं, यानी ये एपोप्टोटिक पाथवे में जो कैस्पेजेस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. यानी जितने भी एपोप्टोटिक पाथवे आप लोग देखोगे उन आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी तो सब में आपको कैस्पेजेस देखने को मिलेंगे. कैस्पेज 9, कैस्पेज 2 सब देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो कैस्पेजेस का नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि जो कैस्पेजेस होते हैं ये क्या है? एक एंजाइम है. जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो ये इस तरीके से एंजाइम है. आपको पता है एंजाइम की एक कैटालिटिक साइट होती है जहाँ से कि ये अपनी रिएक्शन को कैटालाइज करता है. तो जैसे ये कैस्पेजेस है तो इसकी एक कैटालिटिक साइट होती है. कैटालिटिक साइट में इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है? सिस्टीन रेसिड्यू. सिस्टीन रेसिड्यू जो है वो इसकी कैटालिटिक साइट में प्रेजेंट होता है, और जिसको ये क्लीव करता है, यानी जो इनका टारगेट प्रोटीन है जिनको इसे तोड़ना है उसके C टर्मिनल, उसको वो कहाँ पर तोड़ते हैं? एस्पार्टेट के C टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट. जो C टर्मिनल है एस्पार्टेट का, वहाँ पर वो उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई इनका नाम क्या पड़ा है? कैस्पेसिस. कैस्पेसिस वर्क एज होमोडाइमर. ये किसकी तरह काम करता है? होमोडाइमर की तरह. होमो मतलब क्या हो गया? सेम. डाइमर का मतलब दो. यानी जब भी ये एंजाइम काम करेंगे तो ये इस तरीके से दो डाइमर बनाएंगे. यानी एक डाइमर ये हो गया, एक डाइमर ये हो गया. अब ये दो डाइमर के फॉर्म में काम करेंगे. अगर जैसे इनको ये प्रोटीन क्लीव करना है, इस प्रोटीन को इनको खाना है, इसका एस्पार्टेट वाला C टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट ब्रेकआउट करना है, तो ये दोनों आएंगे और इसको ब्रेकआउट करेंगे. अब ये होमोडाइमर क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये स्टेबलाइज करते हैं एक्टिव साइट ऑफ ईच अदर. यानी एक दूसरे का जो एक्टिव साइट जहाँ पर सिस्टीन रेसिड्यू है उसको स्टेबलाइज करने के लिए होमोडाइमर बनाता है. जैसे इसका जो एक्टिव साइट है
इस वाले कैस्पेस का वो ये जो है उसको स्टेबलाइज़ करेगा और इसका जो एक्टिव साइट है उसको ये स्टेबलाइज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑल द प्रिंसिपल कैस्पेजेस इन सी एलिगेन में भी हम लोग एपोप्टोसिस पढ़ेंगे और ह्यूमन मैमल्स में भी हम लोग एपोप्टोसिस पढ़ेंगे, तो दोनों में हम एपोप्टोसिस पढ़ेंगे। तो जो सी एलिगेन में जो कैस्पेस प्रेजेंट होता है उसके पास एक ही कैस्पेस होता है, दैट इज़ सेट3, ठीक है। सेट3 नाम का कैस्पेस जो है वो सी एलिगेन में प्रेजेंट होता है। सी एलिगेन आप लोगों को पता होगा ये एक निमेटोड्स हैं, ठीक है। वाइल ह्यूमन हैव 14 डिफरेंट कैस्पेसेस, जबकि ह्यूमन के पास में जो है 14 डिफरेंट कैस्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो इन 14 डिफरेंट कैस्पेसेस को हम क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करके हम देखेंगे कि कैसे इनको क्लासीफाई किया गया है। ऑल कैस्पेसेस आर इनिशियली मेड एज अ प्रो कैस्पेस। अब जिस भी एंजाइम के आगे प्रो लग जाता है, कैस्पेसेस आर एंजाइम, तो जिनके भी आगे प्रो लगता है वो क्या होता है, इनएक्टिव होते हैं। तो यानी जो जितने भी कैस्पेसेस हैं जब वो बन रहे होते हैं उस टाइम पे वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, इनएक्टिव में, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। और इनको क्या ज़रूरी होता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ज़रूरी होता है ताकि ये एक्टिव हो सके, ठीक है। तो जितने भी कैस्पेसेस जब बनते हैं तो वो प्रो कैस्पेसेस के फॉर्म में बनते हैं। इन वर्टिब्रेट, ओके, जो ये 2 लाइन है गाइस, इनको मैं आपको आगे जाके डिस्कस करूंगी जब मैं पाथवे पढ़ाऊंगी आपको सी एलिगेन में और ह्यूमन में, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स को हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कैस्पेसेस का, ठीक है। कैस्पेसेस होते क्या हैं, प्रोटीज होते हैं, यानी प्रोटीन को खाने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है। इनके सी टर्मिनल में सिस्टीन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है और ये जो टारगेट प्रोटीन है जिनको क्लीव करना चाहते हैं उनको जनरली कहाँ पर क्लीव करते हैं, सी टर्मिनल टू एस्पार्टेट रेसिड्यू। नेक्स्ट ये होमोडाइमर की तरह काम करते हैं ताकि ये एक दूसरे का जो एक्टिव साइट है उसको स्टेबलाइज कर सकें। जो कैस्पेस सी एलिगेन में प्रेजेंट होता है उसके पास बेचारे के पास एक ही कैस्पेस होता है, दैट इज सेट3, जबकि ह्यूमन में हमारे अंदर 14 डिफरेंट कैस्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बाकी ये इनिशियली प्रो कैस्पेस यानी इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं और बाद में जाके इनका एक्टिवेशन किया जाता है थ्रू प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं देन हम क्लासिफिकेशन में, ओके। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ऐसा क्लासिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैंने बहुत अच्छे से और क्लियरली आपको दिखा रखा है। तो काफ़ी सारी रेफरेंस वगैरह से लेके मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कैस्पेसेस का बहुत सारा रोल होता है, जैसे अपोप्टोसिस में रोल है, इन्फ्लामेशन में रोल है, और भी कई सारी हमारी बॉडी के फंक्शंस में इनका रोल प्ले होता है। तो हमें, क्योंकि हम अपोप्टोसिस पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस जो है वो अपोप्टोसिस पे होगा, और थोड़ा मैं इन्फ्लेमेशन का भी लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है, वैसे तो बहुत तरीके से क्लासीफाई किया जाता है कैस्पेसेस को। तो अपोप्टोसिस और इन्फ्लामेशन के तौर पर अगर हम देखा जाए तो अपोप्टोसिस में अगर हम देखेंगे तो अपोप्टोसिस में जो कैस्पेसेस इंक्लूड होते हैं, यानी जो अपोप्टोसिस करवाते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या है अपोप्टोसिस करवाने का, वो 2 तरीके के कैस्पेसेस होते हैं। एक तो इनिशिएटर कैस्पेस होते हैं और एक एग्जीक्यूटर और इफेक्टर कैस्पेस होते हैं, ठीक है। इनिशिएटर कैस्पेसेस का मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये इनिशिएट करते हैं, यानी ये सेल्फ एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है, सेल्फ एक्टिवेटिंग, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, सेल्फ एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो सेल्फ एक्टिवेटिंग होते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस, ठीक है। और इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कैस्पेस 2, कैस्पेस 8, कैस्पेस 9, कैस्पेस 10, यानी 2, 8, 9, 10 जो है वो इनिशिएटर कैस्पेस में इंक्लूड होते हैं, जो कि खुद से एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको एक्टिवेट मतलब इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है एक्टिवेट होने के लिए, खुद एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। खुद ही एक्टिवेट करते हैं, खुद ही इनिशिएट करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है, और प्रोसीड करते हैं अपोप्टोसिस को। दूसरे आते हैं एग्जीक्यूटर कैस्पेसेस। एग्जीक्यूटर और इफेक्टर कैस्पेसेस क्या होते हैं, जो कि ये खुद से एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ये सेल्फ एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं और इनको कोई और आके जो है वो एक्टिवेट करता है। एग्जीक्यूटर कैस्पेसेस में कौन कौन से आते हैं, जैसे कैस्पेस 3 हो गया, कैस्पेस 6, कैस्पेस 7। तो 3, 6, 7 जो है इसमें एग्जीक्यूटर कैस्पेसेस में आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए कौन सा एग्जीक्यूटिव कैस्पेसेस हैं, कौन से इनिशिएटर कैस्पेसेस हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेशन में। तो इन्फ्लामेशन में एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लेकर आ गई हूँ, क्या पता आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो
इन्फ्लामेशन में आते हैं आपके जो इन्फ्लामेशन करवाते हैं, इनका ये एपोप्टोसिस नहीं करवाएंगे, ये क्या कराएंगे, इन्फ्लामेशन कराएंगे। ये तो सारे के सारे एपोप्टोसिस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एपोप्टोसिस दिया हुआ है तो सारे के सबका रोल एपोप्टोसिस में है। तो इन्फ्लामेशन कैस्पेसिस क्या करते हैं, कैस्पेसिस 1, 4 और 5 जो कि इन्फ्लामेशन करवाने में मदद करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं, अब इनका फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो कैस्पेसिस का रोल कहाँ कहाँ है। कैस्पेसिस का सबसे पहला रोल है इनिबिटर ऑफ डीएनएज, यानी डीएनए के फ्रेगमेंटेशन में मदद करता है, ठीक है। अब ये डीएनए का इनिबिटर कैसे है, कैसे डीएनए के फ्रेगमेंटेशन में मदद करता है, तो ज़रा हम नेक्स्ट स्लाइड से बताती हूँ आपको कि कैसे ये मदद करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम डीएनएज का फंक्शन समझ लेते हैं। डीएनएज का काम क्या होता है, एक मिनट, डीएनएज का काम क्या होता है। डीएनएज का मतलब होता है एक एंजाइम जो कि डीएनए को फ्रेगमेंट करता है, डीएनए को डिग्रेडेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करवाता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करवाता है। तो अब डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होगा तो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि एपोप्टोसिस जो है वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एपोप्टोसिस, ठीक है। तो डीएनए काम क्या करते हैं, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं और उससे क्या होता जाता है, एपोप्टोसिस परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सेल में ऐसा नहीं होता है, जो सेल आराम से जी रही हैं, नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल की अगर मैं बात करूं तो वो सेल आराम से जी रही है, नॉर्मल सेल, उसमें ये सब काम नहीं होगा, ठीक है। यानी उसमें जो है आपका क्या कह सकते हैं कि डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि हर सेल में हमारा डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। तो नॉर्मल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक इनिबिटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनहिबिटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनहिबिटर प्रेजेंट होता है। इनहिबिटर क्या करता है, ये इनहिबिटर हमारी सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है जो डीएनएस को इनहिबिट करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में डीएनएस को ऐसे ही एक्टिवेट नहीं किया जाता है, नहीं तो ये डीएनए का डिग्रेड कर देगा, पूरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो इनहिबिटर जो है वो डीएनएस को इनहिबिट करता है। जब डीएनएस इनहिबिट करता है तो डीएनएस जब इनहिबिट हो जाएगा तो अब आपका क्या डीएनए फ्रेगमेंटेशन होगा, नहीं होगा, नो डीएनए फ्रेगमेंटेशन, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा तो एपोप्टोसिस भी नहीं होगा, नो एपोप्टोसिस, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लेना। तो इनहिबिटर जब आता है तो वो डीएनएस को इनहिबिट कर देता है, यानी जैसे हमारी नॉर्मल सेल सर्वाइव कर रही है वो किसकी मदद से कर रही है, इनहिबिटर की मदद से कर रही है। ये इनहिबिटर डीएनएस को इनहिबिट करके रखते हैं जिससे डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है और एपोप्टोसिस भी परफॉर्म नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर ये दिया गया था ICAD, तो ICAD एक इनहिबिटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया था आपको ICAD, ठीक है। ICAD क्या है, एक इनहिबिटर है डीएनएस का, ठीक है। अब आपका, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कैस्पेसिस कैसे काम करते हैं, तो कैस्पेसिस क्या करते हैं, जो ये इनहिबिटर है, कैस्पेसिस क्या करते हैं, कैस्पेसिस जो ये इनहिबिटर है इसी को ही इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। जरा हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं इसमें जरा। ओके, तो अब एपोप्टोसिस में क्या होता है, जरा एपोप्टोसिस में देखते हैं। ओके, एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस कैसे होता है, वहाँ पर जो है, जरा मैं दूसरा कलर ले लूँ, जो आपका कैस्पेसिस है, कैस्पेसिस काम करते हैं। कैस्पेसिस कैसे एपोप्टोसिस करवाते हैं, कैस्पेसिस, ठीक है। तो कैस्पेसिस क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं किसको, ये इनहिबिशन का साइन है, ये करते हैं इनहिबिटर को, जो डीएनएस के इनहिबिटर हैं, ठीक है, इनहिबिटर को, ये इनहिबिटर को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये इनहिबिटर जब इनहिबिट होता है तो क्या अब ये डीएनएस को इनहिबिट कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा यार, ये डीएनएस को इनहिबिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब डीएनएस फ्री हो जाएगा तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन करवा देगा, ये क्या करा देगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, फिर एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो कैस्पेसिस कैसे एपोप्टोसिस में रोल प्ले कर रहे हैं, जिन भी सेल्स का एपोप्टोसिस करवाना होता है उनमें कैस्पेसिस का एक्टिवेशन कर दिया जाता है। कैस्पेसिस जो है वो इनहिबिट करते हैं किसको,
इनहिबिट करते हैं किसको, इनहिबिटर्स को, जो कि डीएनएस को इनहिबिट कर रहे थे। और जो ये इनहिबिटर जो डीएनएस को इनहिबिट कर रहे थे, ये जब इनहिबिट होता है तो डीएनए फ्री हो जाएगा, डीएनएस फ्री हो जाएगा तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और एपोप्टोसिस आपका फाइनली जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैस्पेजेस कैसे एपोप्टोसिस करते हैं ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे थे दैट इज़ कैस्पेजेस, तो ये कैसे डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करवाता है ये आपने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर लेमिन्स। न्यूक्लियर लेमिन्स के साथ ये क्या करता है, न्यूक्लियर लेमिन्स को भी ब्रेकआउट कर देता है, जिससे आपका न्यूक्लियस जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होगा, एपोप्टोसिस परफॉर्म होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा, एपोप्टोसिस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पेन काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो एपोप्टोसिस यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो इन सब की वजह से जो है वो एपोप्टोसिस परफॉर्म होगा। ये जो सारे फंक्शन है, तो न्यूक्लियस का भी ये ब्रेकडाउन करवाता है, साथ ही साथ ये साइटोस्केलेटन का डिस्ट्रप्शन कराता है, सेल फ्रेगमेंटेशन और मेम्ब्रेन बैबलिंग भी करवाता है कैस्पेजेस। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा सेल का। गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन यानी फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोल्जी का भी फ्रेगमेंटेशन करवा देता है, जिससे कि गोल्जी ब्रेकडाउन हो जाती है और आपका एपोप्टोसिस परफॉर्म हो जाता है। साथ ही साथ स्क्रम्बलेज के साथ क्या करता है, स्क्रम्बलेज मैंने आपको पढ़ाया था एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोलिपिड्स को क्या करता है, मेम्ब्रेन में बराबर रखता है विदाउट टेकिंग एनी एटीपी। ये कैल्शियम की मदद से जो है फॉस्फोलिपिड्स को मूव कराता है, ट्रांसलोकेशन कराता है। तो अब जब ये स्क्रम्बलेज पे काम करता है तो स्क्रम्बलेज के थ्रू ये क्या काम करवाता है, ये फॉस्फोटाइडल सीरीन को सेल की सरफेस पे ले आता है। अब मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, जिस भी सेल, अगर ये सेल है आपकी, ठीक है, और अगर इसकी सरफेस पे फॉस्फोटाइडल सीरीन नाम का, अगर यानी आउटर लीफलेट में फॉस्फोटाइडल सीरीन आ जाए तो ये क्या सिग्नल देता है बाकियों को, ईट मी सिग्नल। ईट मी सिग्नल मैंने कल पढ़ाया था, ईट मी सिग्नल, आओ और मुझे खाओ। तो ये ईट मी सिग्नल देगा फॉस्फोटाइडल सीरीन और बाकी फैगोसाइटोटिक सेल्स को बुला के बोलेगा कि मुझे आओ और मुझे खा जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो स्क्रम्बलेज के थ्रू ये फॉस्फोटाइडल सीरीन को सरफेस पे ले आता है, जिससे कि फाइनली फिर एपोप्टोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है कैस्पेजेस के, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिगर में जैसे कैस्पेज के टारगेट्स दिए हैं, कैस्पेज क्लीव ओवर 100 ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स टू इंड्यूस द मॉर्फोलॉजिकल अल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपोप्टोसिस। कैस्पेजेस टारगेट इंक्लूड इनहिबिटर ऑफ डीएनएज, ICAD, nuclear lamins, cytoskeleton protein, Golgi matrix protein, scramblase that promote the translocation of phosphatidylserine serine to the outer leaflet of the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, हमारे सेल में एपोप्टोसिस को परफॉर्म करवाता है। ठीक है, ओके, तो अगर जो भी जीन एपोप्टोसिस, जो भी प्रोटीन एपोप्टोसिस करवा रहा होगा वो कैसा होगा, आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, यानी ये कैंसर का क्या होगा, कैस्पेजेस दुश्मन होगा। ठीक है, कैंसर इसको पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये क्या करा रहा है, एपोप्टोसिस करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस इन मैमल्स। ठीक है, तो रेगुलेशन पढ़ेंगे हम एपोप्टोसिस इन मैमल्स में। सबसे पहले मैं आपको कुछ 3 पाथवे बता देती हूँ। ठीक है, 3 पाथवे परफॉर्म होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक परफोरिन ग्रैन एंजाइम पाथवे होता है। ठीक है, 3 डिफरेंट पाथवे जो है एपोप्टोसिस के होते हैं। इन तीनों पाथवे से आपके सेल में एपोप्टोसिस परफॉर्म की जाती है। ठीक है, जो एपोप्टोसिस हम पढ़ने वाले हैं मैं उसमें सिर्फ आपको इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सट्रिंसिक और परफोरिन यानी ग्रैन एंजाइम पाथवे भी पढ़ाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं पढ़ा दूंगी। अदरवाइज मैं सिर्फ इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ाऊंगी। परफोरिन और ग्रैन एंजाइम पाथवे आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हो और एक्सट्रिंसिक पाथवे आप लोग पढ़ते हो सेल सिग्नलिंग में। ठीक है, सेल सिग्नलिंग में पढ़ते हो। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है एक्सट्रिंसिक पाथवे, परफोरिन ग्रैन एंजाइम पाथवे, तो बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगी। अब जो इंट्रिंसिक पाथवे हैं हम इसका रेगुलेशन देखेंगे। इंट्रिंसिक का मतलब हो गया कि सेल के अंदर से आवाज़ आ रही है कि हमें एपोप्टोसिस करवाना है। ये आवाज़ कैसे आती है अंदर से, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस की वजह से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे की वजह से जो इंट्रिंसिक पाथवे हैं वो चल पड़ता है एपोप्टोसिस का, और उसकी वजह से जो है सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब बाहर से कोई सिग्नल देगा तुम्हें मरना है, तुम्हारी डेथ करानी है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। परफोरिन ग्रैन एंजाइम पाथवे ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स करवाती हैं, परफोरिन वगैरह। ठीक है, तो ये आपका अलग पाथवे हो गया। ठीक है, इन सब का जो रिजल्ट है वो क्या है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन करना, एपोप्टोसिस करवाना। ठीक है,
तो इंट्रिंसिक पाथवे आपका किसकी मदद से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होता है। तो जरा देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ दीज एपोप्टोटिक माइटोकॉन्ड्रियल इवेंट्स अकर थ्रू द मेंबर ऑफ BCL2 फैमिली प्रोटीन। तो जो कंट्रोल और रेगुलेशन होता है एपोप्टोटिक जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसका किसकी मदद से किसकी वजह से होता है, BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन। BCL2 नाम की एक फैमिली है प्रोटीन की, वो जो है सारा रेगुलेट करती है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस। ठीक है, किसको रेगुलेट करती है, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। अब जो ये BCL2 फैमिली के प्रोटीन है इनको कौन रेगुलेट करता है, तो द ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 हैज़ अ क्रिटिकल रोल इन रेगुलेशन ऑफ BCL2 फैमिली प्रोटीन्स। तो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन दैट इज़ P53 के बारे में मैंने आपको कैंसर में भी पढ़ाया हुआ है और सेल साइकिल में भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, दोनों मैंने क्लासेस आपको फ्री क्लासेस यूट्यूब पे भी ली हुई है और अनअकैडमी पे भी, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो ट्यूमर P53 क्या है, हमारा गार्जियन ऑफ जीनोम है, ये रेगुलेट करता है BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स को और ये डिसाइड करेगा कि तुम्हें एपोप्टोसिस करवाना है या एपोप्टोसिस को रोकना है, ये सब डिसाइड कराएगा। ठीक है, BCL2 फैमिली प्रोटीन गवर्न्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड कैन बी इधर प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक। जो BCL2 फैमिली के प्रोटीन होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी को गवर्न करते हैं। ठीक है, यानी यही माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से इंट्रिंसिक पाथवे चढ़ पड़ता है। इनके पास में एबिलिटी होती है, ये प्रो अपोप्टोटिक भी हो सकता है यानी एपोप्टोसिस को इंड्यूस भी करवा सकते हैं और एंटी अपोप्टोटिक भी हो सकते हैं यानी जो एपोप्टोसिस के दुश्मन है यानी एपोप्टोसिस को रोक भी सकते हैं। इनके पास इतनी हिम्मत होती है कि अगर कोई सेल एपोप्टोसिस में जा रहा है तो उसे वहाँ से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके के होते हैं, प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक। Up to date, a total 25 genes has been identified in the BCL2 family. BCL2 फैमिली में अभी तक 25 जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो उन 25 जीन्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, यानी एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन का मतलब हो गया जो कि इनहिबिट करता है अपोप्टोसिस को। नेक्स्ट आता है प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन जो कि प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को, और थर्ड आता है दैट इज़ BH ओनली जो कि प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को। ठीक है, तो तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं, अपोप्टोसिस को करवा रहे हैं। ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, मतलब ये तीनों के तीनों BCL2 फैमिली के मेंबर हैं, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, प्रो अपोप्टोटिक और BH ओनली। प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन और BH ओनली दोनों के दोनों अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, याद रखना। और जो एंटी अपोप्टोटिक है यानी अपोप्टोसिस का उल्टा जो कि सेल डेथ को रोकेंगे, वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे अपोप्टोसिस को। ठीक है, ओके, तो अब इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन की क्लास के मेंबर है इनके पास में सेवरल BH डोमेन प्रेजेंट होते हैं, जिसे इनका एग्जांपल है BCL2 फैमिली है लेकिन BCL2 एक जीन भी है। ठीक है, जो कि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, BCL2 जीन एंटी अपोप्टोटिक के अंदर आता है। BCLX, BCLXL, BCLXS, BCLW एंड बैक, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन जो कि प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को। ठीक है, इसके पास में भी बहुत सारे BH डोमेन होते हैं, इसका एग्जांपल है बैक्स एंड बॉक। ठीक है, प्रो अपोप्टोटिक का मतलब जो सेल को अपोप्टोसिस में भेजेगा, जाओ तुम सेल डेथ करो। ठीक है, इनके पास भी इनका भी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, बैक्स एंड बॉक, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट थर्ड आता है BH ओनली, ये भी प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस को, यानी ये भी सेल को अपोप्टोसिस में भेजते हैं, जाओ तुम अपोप्टोसिस करो। इसमें आता है BH3 ओनली प्रोटीन्स इसमें आते हैं। ठीक है, दैट डायरेक्टली प्रमोट अपोप्टोसिस बाय रेगुलेटिंग, ये इनडायरेक्टली जो है प्रमोट करता है, यानी डायरेक्ट इनका रोल नहीं होता है, इनडायरेक्ट प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस को। और ये किसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, BCL2 जीन जो कि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है BCL2 जीन, और बैक्स जो कि प्रो अपोप्टोटिक है, इनको रेगुलेट करके ये अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही BH डोमेन होता है, जैसे वन एंटी अपोप्टोटिक और प्रो अपोप्टोटिक के पास बहुत सारे थे, इसके पास एक ही होता है। इसका एग्जांपल है BID, BAD, BIM, प्यूमा, नोक्सा, BIC, BMF और HRK। तो ये एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे कैसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो BID, BAD, BIM, प्यूमा, नोक्सा, इतना तक तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, एक फिगर के थ्रू भी बता देती हूँ, ये लोडिश से लिया हुआ है मैंने। ठीक है, ये लोडिश से लिया हुआ है, बाकी रिसर्च पेपर वगैरह से भी मैंने देखा हुआ है, तो आपको प्रॉपर कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है। लोडिश में देखो तो प्रो सर्वाइवल यानी जो हमने एंटी अपोप्टोटिक जीन
बताए हैं जो कि सेल सर्वाइवल में मदद करते हैं। एंटी एपोप्टोटिक का मतलब अपोप्टोसिस से उल्टा। तो एंटी एपोप्टोटिक हमने यहाँ पे पढ़ा था, एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है। एंटी एपोप्टोटिक में देखोगे आप BCl2, BClXl, BClW, ठीक है। और इनके पास में काफ़ी सारे BH डोमेन देखने को मिल रहे हैं, ये BH4, BH3, BH1, BH2, ठीक है। प्रो अपोप्टोटिक मेंबर आते हैं जो अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं और ये फॉर्म करते हैं चैनल इन द आउट मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन। इनके पास में भी बहुत सारे BH डोमेन होते हैं, जैसे BH3 हो गया, BH1 हो गया, BH2 हो गया। इसके एग्जाम्पल है बैकबैक्स, बोक। नेक्स्ट है BH3 ओनली प्रोटीन। BH3 ओनली प्रोटीन जो है ये रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ BCl2 एंड बैकबैक्स प्रोटीन। इनके पास में सिर्फ एक ही BH डोमेन होता है, दैट इज़ BH3 ओनली। इसका एग्जांपल है बिम, प्यूमा, नॉक्सा, बिक, BMF, बैक, HRK एंड बिट। इनके पास में एक हाइड्रोफोबिक डोमेन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा लोडिस से लिया हुआ है फिगर। तो अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न आए, ये समझने के लिए मैंने लिया हुआ है। अगर कन्फ्यूज़न होए तो जितना मैंने ये लिखा रखा है इनको तो ज़रूर लर्न कर लेना, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में समझा दूँगी। नेक्स्ट आता है इन दीज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस, दीज प्रोटीन हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस सिंस दे आर डिटरमाइन इफ द सेल कमिट टू अपोप्टोसिस और अबॉर्ट द प्रोसेस। इन तीन सारे प्रोटीन जितने ही मैंने पढ़ाए आपको BCl2 फैमिली के मेंबर्स, इन सब के सब में एबिलिटी होती है कि ये सेल से कमिट करवा सकते हैं सुसाइड, यानी ये अपोप्टोसिस करवा सकते हैं, या फिर ये अबॉर्ट कर सकते हैं प्रोसेस को, यानी रोक सकते हैं, ठीक है। It is thought that the main mechanism of action of BCl2 family protein is the regulation of cytochrome C। जो मेन मैकेनिज्म होता है BCl2 फैमिली का प्रोटीन का, ये रेगुलेट करते हैं साइटोक्रोम C रिलीज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया वाया अल्ट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। देखो जो साइटोक्रोम C है वो जनरली आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है तब तक कोई इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है साइटोक्रोम C, ठीक है, किसकी वजह से? इन सारे प्रोटीन की वजह से, ये एपोप्टोटिक प्रोटीन्स की वजह से, जितने भी जीन्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो इनकी वजह से अगर ये बाहर आ गया, साइटोसोल में आ गया, तो फिर इंट्रिंसिक पाथवे चल पड़ता है और आपकी सेल जो है वो सेल डेथ जो है वो हो जाती है, अपोप्टोसिस हो जाती है। पूरी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे की डिटेल मैकेनिज्म, ठीक है। तो BCl2 फैमिली जो है साइटोक्रोम को रिलीज़ कर देती है माइटोकॉन्ड्रिया से, और जिसकी वजह से वो साइटोक्रोम C जो है वो साइटोसोल में आ जाता है और आपके सेल जो है वो अपोप्टोसिस परफॉर्म करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ BCl2 जीन्स, ठीक है। BCl2 जीन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। अब देखो BCl2 जीन और BCl2 फैमिली, मैं आपको पहले, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, एक मिनट, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो BCl2 जीन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एपोप्टोसिस करवाता है या नहीं या एंटी एपोप्टोटिक है या प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है, तो आप क्या बोलोगे? ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, एंटी एपोप्टोटिक, यानी ये अपोप्टोसिस के उल्टा है। BCl2 जीन या BCl2 प्रोटीन बोला जाए तो, ठीक है, जीन या प्रोटीन बोला जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको BCl2 फैमिली बोला जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए BCl2 फैमिली प्रोटीन्स क्या है, क्या ये अपोप्टोसिस करवाती है, प्रो अपोप्टोटिक है या एंटी अपोप्टोटिक है, तो वहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए ये प्रो अपोप्टोटिक भी हो सकती है और एंटी अपोप्टोटिक भी। लेकिन अगर BCl2 जीन या BCl2 प्रोटीन लिखा जाए तो वो क्या है? एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पर देखो BCl2 प्रोटीन एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है डिफरेंस, क्योंकि दोनों का नाम BCl2 ही है। BCl2 फैमिली के अंदर तो ये तीनों आ जाते हैं और BCl2 प्रोटीन जीन सिर्फ किसके अंदर आता है? एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो BCl2 जीन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1985। 1985 में सबसे पहले BCl2 जीन को आइडेंटिफाई किया गया था और ये क्या है? एक ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन का मतलब क्या होता है? कैंसर कॉजिंग जीन, जो कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बी सेल लिम्फोमास, यानी कैंसर ऑफ बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो BCl2 जीन जो है सबसे पहले 1985 में एज एन ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन पाया गया था, यानी कैंसर कॉजिंग जीन है, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बी लिम्फोमास, यानी कैंसर ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो BCl2 जीन क्यों करा रहा है कैंसर? क्योंकि ये क्या है? एंटी अपोप्टोटिक है। ये क्या है? एक एंटी अपोप्टोटिक,
ठीक है। अब एंटी अपोप्टोटिक का मतलब ये अपोप्टोसिस नहीं करवाता है, अपोप्टोसिस को रोकता है। यानी हमने इसको किसके अंदर पढ़ा, BCL2 जीन को एंटी अपोप्टोटिक के अंदर पढ़ा। तो ये क्या करेगा, अपोप्टोसिस को रोकेगा। अब कैंसर क्या चाहता है, उसका अपोप्टोसिस हो नहीं हो, है ना। तो कैंसर का ये क्या हो गया, दोस्त हो गया। कैंसर का फ्रेंड कौन है, BCL2 जीन। BCL2 जीन क्या है, इसका दोस्त है। ये बोलेगा वाह ये अपोप्टोसिस नहीं करा रहा है, यानी ये मेरे को मरने नहीं देगा, तो भाई जो मरने नहीं देगा तो उसी का दोस्त हो जाएगा। तो जितने भी ये एंटी अपोप्टोटिक के अंदर जितने प्रोटीन आते हैं, लाइक BCL2, BCLX, BCLXL, BCLXW, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी आते हैं, ये सारे के सारे कैंसर के दोस्त हैं, क्योंकि ये उनका अपोप्टोसिस नहीं होने देते हैं। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट विद द अदर ऑन्कोजीन प्रोटीन सच एज रैस के बारे में हम लोगों ने सेल सिग्नलिंग में पढ़ा था, जो मैंने फ्री क्लास आपको अनअकैडमी में पढ़ाई थी। तो रैस का काम क्या होता है, सेल प्रोलिफरेशन को इंड्यूस करना, जबकि BCL2 का काम सिर्फ क्या है, अपोप्टोसिस को इनिबिट करना और सेल सर्वाइवल को बनाए रखना, यानी सेल को जीने देना, उसका अपोप्टोसिस नहीं होने देना। ठीक है। The role of BCL2 as a regulator of apoptosis first focused attention as a important in cell survival in cancer development। तो कैंसर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट में कैंसर सेल इनसे दोस्ती कर लेते हैं और इसको जो है वो ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाते हैं, जिससे कि अपोप्टोसिस जो है सेल परफॉर्म नहीं कर पाती है। अपोप्टोसिस सेल डेथ नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर कैंसर डेवलपमेंट आपका होगा, सेल जो है वो सर्वाइव कर लेगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं गाइस। तो अब BCL2 जीन के बारे में भी आपको समझ में आ गया, ये क्या है, कैंसर का दोस्त है। जितने भी एंटी अपोप्टोटिक जीन हैं सारे के सारे कैंसर के दोस्त हैं, और जो प्रो अपोप्टोटिक या BH ओनली है वो सारे के सारे कैंसर के दुश्मन हैं। ठीक है। तो कैंसर उनको कभी भी अपने साथ नहीं लाना चाहेगा, सारे एंटी अपोप्टोटिक जीन्स को लेना चाहेगा। ठीक है। और कल की क्लास में हम इंट्रिंसिक पाथवे को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है, समझ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ेंगे। बाद आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और परफोरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे। अगर आपको पढ़ना है तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो ही पढ़ाऊँगी, अदरवाइज़ मैं सिर्फ इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।